देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिनको उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है, वैसे 114वीं जिनकी जयंती जन्म जयंती आ रही है, वो ललई सिंह यादव जी है, जो क्रांतिकारी और बहुत सोशल एक्टिविस्ट थे उस वक्त के। लेखक भी रहे हैं, साहित्यकार है, संपादक है, पत्रकार है और नेता, शिक्षक, यानी ऐसा बहुआयामी व्यक्तिमत्व जो उत्तर भारत को मिला है, उस व्यक्तिमत्व के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे चर्चा करने के लिए आज जिनको हमने बुलाया है या आमंत्रित किया है इस शो पर, वो है शैलेश कुमार यादव जी, जो उत्तर प्रदेश से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में काम भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो व्यक्तिमत्व है या ये जो महापुरुष है, इनके इतने बड़े आयामी व्यक्तिमत्व को क्या आज हमारा समाज न्याय दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। जी मैडम, धन्यवाद। जी। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ सर कि ललई सिंह यादव जी को उत्तर भारत का पेरियार क्यों कहा जाता है। क्योंकि ललई सिंह यादव जी ने जो दक्षिण भारत में पेरियार ईवी स्वामी नायकर ने जो एक बुक लिखी, ए ट्रू रीडिंग, उसको ललई सिंह यादव ने हिंदी में सच्ची रामायण के नाम से उसको अनुवादित किया। जी और अनुवादित करने के बाद उन्होंने उत्तर भारत में लोगों को सामाजिक चेतना से जागरूक किया। इसलिए उनको जो है कि जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग थे, उनको उन्होंने अपने अथक मेहनत करके जी जो आंदोलन चल रहे थे हमारे आज़ादी के इस देश में, जी उसमें उन लोगों ने जो है कि माननीय ललई सिंह यादव जी ने लोगों को जागरूक किया और उन्होंने मनुवाद पे प्रहार किया। जी इसलिए ललई सिंह यादव जो सोशलिस्ट थे, समाज समाज के चिंतक थे, लेखक थे, पत्रकार थे और लोगों को जागरूक किया। इसलिए आज हमारे यादव जो जाति के लोग हैं, वो अपने महापुरुष को भूल गए। जी आज जो समस्याएं दिख रही है इस धरा पे, तो हमारे महापुरुषों ने कभी जाति का आंदोलन नहीं चलाया, जी उन्होंने समाज का आंदोलन चलाया और बड़े पैमाने पे समाज जागरूक हुआ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिस मोमेंट को चला रहे थे, उस मोमेंट में इन्होंने जुड़कर और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जी तो हमारे महापुरुषों ने मिलजुल कर जो आंदोलन चलाया, आज देश में लाखों संगठन होने के बाद भी हमारे समाज की परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। जी सर, हम लोग जैसे देखते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर को दक्षिण की भूमि मिली, बाबा साहब को भी वो भूमि मिली, लेकिन ललई सिंह पेरियार को क्या वो भूमि मिल पाई जितनी उनकी योग्यता है, या समाज में सबसे पहले होता है कि कम से कम उस जाति के लोग एक्सेप्ट करें, फिर पूरे भारत के लोग अपने आप एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग देखते हैं, तो ये पृष्ठ यानी ये भूमि ललई सिंह यादव जी को मिल पाई। जी नहीं, क्योंकि जो लंबे समय का गैप हुआ, जो ये बांध से
लोगों के अंदर विचारधारा बताया, महापुरुषों के इतिहास को बताया। जी। बामसेफ एक थिंक टैंक है और उनके माध्यम से हम लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में पता चला, क्योंकि इससे पहले हम भी नहीं अपने महापुरुषों को जानते थे। जी। तो मैं बामसेफ का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बामसेफ ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को बताया, हमारे महापुरुष क्या चाहते थे, हमारे महापुरुष का मिशन क्या था। तो हमारे महापुरुष को जो समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना था, तो वह चीज सारे लोगों ने मिलजुल कर, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे ललई सिंह यादव रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे वो साहू जी महाराज रहे हों। साझा मतलब बातचीत करके उस वक्त जो भी महापुरुष थे उन्होंने एक साथ आकर काम किया। हम देखते हैं जी। कि जब उन्होंने ट्रू रीडिंग रामायण जो है उसका जब अनुवाद किया और सच्ची रामायण नाम की किताब जब आई, यूपी में जी। उसको बैन किया गया। उसके विरोध में उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष, मतलब आज के तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि राम का बाप दशरथ नहीं है। लेकिन उस वक्त में किताब के माध्यम से पेरियार जी ने जो साबित करके दिखाया कि भाई ये जो इतनी सारी रामायण है, आप तो एक की पढ़े होंगे, हमने इतने सारे लेखकों की रामायण लाकर आपको दिखा दी है। उसको जो विरोध हुआ उसके बावजूद वो कितने महान विचार के पक्के हो गए, पुरोधा हो गए कि वो टिके रहे, अडिग रहे और वो केस कोर्ट में जीत कर ये साबित कर दिया कि ये जो कहानियां हैं वो झूठी है, ये हमारी विरासत नहीं है। तो इसमें उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। जी। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने का मतलब उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ा। सिर्फ सच्ची रामायण के खिलाफ नहीं, उन्होंने मनुवादियों की नींव हिलाने का काम किया और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ इतनी दृढ़ता से उन्होंने संघर्ष किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा नंबर 291 1971 में उन्होंने इस मुकदमे को 16 सितंबर 1976 के निर्णय के अनुसार रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, 50 एकड़ भूमि को सेल करके, और उनकी जो बुक थी, कोई छापने के लिए कोई प्रेस तैयार नहीं था, तो जी। उन्होंने 50 एकड़ भूमि अपना सेल करके, बेच करके, और समाज के लिए उन्होंने एक दिशा दिया, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज किया। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 16 सितंबर 1976 को उन्होंने इस कोर्ट के माध्यम से इस केस पर विजय प्राप्त किया। जी। जैसे वो सैनिक भी थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो सोल्जर भी थे और सोल्जर के वक्त में उन्होंने उन्हीं सोल्जर को इकट्ठा करके उनमें भारत की जो मतलब अस्मिता है उसके लिए भी इकट्ठा किया। जो लोग ऐसा सोचते कि ललई सिंह यादव जो है वो बहुत एकांगी थे, 20 से 25 किताबें उन्होंने लिखी है और रोमांटिक किताब भी है उनकी। जी। जी, ललई सिंह यादव ने जो है कि बहुत सी किताबें लिखा जी। और बहुत सी किताबों लिखा उन्होंने और समाज में प्रकाशित किया। जी। किसान का कोड़ा और इस तरह से जो समाज में जो अन्याय अत्याचार आज भी हो रहे हैं, जी। उस पे उन्होंने आज के लगभग 100, मतलब 100 क्या, 60-70 वर्ष पहले उन्होंने संघर्ष किया, जी। जो आज तक अभी लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने किन किन मुद्दों पे लड़ा। जी। उन्होंने देशभक्ति पे लड़ा, उन्होंने जातिवाद पे लड़ा, उन्होंने कहा कि शिक्षा
व्याख्यानों में भी कई। कई नाटक उन्होंने लिखा जी। तो और उसमें। नाटक के माध्यम से जी जी भी उन्होंने लोगों को संदेश दिया। जी। तो सर ये कहते हैं कि जिस बाप के बेटे लायक होते हैं उस जी मतलब बाप की दुनिया इज्जत करती। क्या ऐसा लगता है कि यादव समाज जो है वो अपने बाप को इज्जत दिलाने में कामयाब रहा है? जी। नहीं, क्योंकि बीच में बाबा साहब के जाने के बाद बीच में हम लोगों का संगठन जो है कि बीच में गैप होने के कारण हमारे महाराज में स्थापित करने का बाबा साहब रोते थे, कहते थे कि मुझे दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस कारवां को आगे ले जाने के लिए। जी। उनके जो नानक चंद रत्तू जी थे वो कहते थे कि बाबा साहब आप रात में इतना सिसक सिसक कर क्यों रोते हैं। तो उन्होंने कहा कि रत्तू जी, ये जो हम जिस कारवां को लेके चल रहे हैं दूर तक कोई दूसरा अंबेडकर दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो लंबे समय तक गैप होने के कारण मान्यवर कांसी राम साहब ने उसके पहले एक आर्जक संघ बना था जिसमें पेरियार ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा जी। जी। और ये ये क्या नाम था बिहार के जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जी। इन लोगों ने अर्जक संघ बनाया था और अर्जक संघ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे जागरूकता बैकवर्डों में आई थी। जी। लेकिन लेकिन बाम सेफ ने उसको एडाप्ट किया और एडाप्ट करने के बाद अभी बाम सेफ का कारवां 13 स्टेट में फैला हुआ था और सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं हुई थी तब तक मान्यवर कांसी राम साहब के जब माध्यम से अभी डीएस आपने को। एक्सेप्ट किया है तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जो अपनी विरासत है देखते हैं कि ये होड़ लगी हुई है कि परशुराम की विरासत आगे कैसे बढ़ाई जाए। तो हम अखिलेश जी को देखते हुए ये कह रहे कि वो ललई सिंह की विरासत को छोड़ के क्या परशुराम की विरासत से अपने समाज को हक और अधिकार प्राप्त करके देंगे? मैडम मैं आपको एक चीज बता दूं जी। कि दुनिया का सिद्धांत है जिसकी आइडियोलॉजी समाज में स्थापित होती है वह सत्ता और संपत्ति का मालिक होता है। तो आरएसएस 1925 में बनी और उन्होंने मतलब इस तरीके से समाज में झूठी कहानी झूठी कथा लिखकर उन लोगों के जो मनुवादी सोच के लोग थे उनके माध्यम से समाज में ये विचारधारा स्थापित की गई कि परशुराम और जो मनुवादी ताकतें हैं इनकी विचारधारा समाज में मतलब रूट लेवल पे उसको स्थापित करने के कारण, क्योंकि हमारे जो यादव समाज है ये मतलब मनुवादियों के संपर्क में आने की वजह से वो बहुत रूढ़िवादी हो गया है और रूढ़िवादी होने के कारण उन्होंने अपनी बात कहना ही भूल गए और दूसरे के बाप को अपना बाप समझ बैठे। इसके वजह से समाज में हमारे महापुरुषों की जो ललई सिंह यादव हैं उनकी विचारधारा धीरे धीरे कम हो गई। जो मतलब अखिलेश यादव है या तेजस्वी जी यादव है, अगर ये लोग अपने पुरखों की विरासत को अगर आगे बढ़ाते तो समाज का बहुत बड़ा फायदा होता, मान सम्मान होता। अगर ये परशुराम की विचारधारा लेके जा रहे तो उनका खुद का भी अपमान होता है और समाज का भी अपमान होता है। जी। ये इसलिए करते हैं मैडम कि ये जो है कि सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने अपने समाज पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने समाज का ध्यान न देने की वजह से इन लोगों को जो है कि अवैध कार्यों के वजह से यह डरते हैं, यह समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि इनको लगता है
कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा समाज में स्थापित नहीं है। और हम अपने अगर महापुरुषों की बात करते हैं तो जो सवर्ण है, जी। जो मनुवादी है, वो संगठित है, वो 3.5% है, लेकिन वो संगठित है। और हमारा समाज जो है कि 95-97% हमारा समाज जो है असंगठित है, मनुवादी विचारधारा के पोषक हो चुके हैं। इसलिए यह लोग अपने समाज की, अपने महापुरुषों की विरासत को नाम लेने से डरते हैं। ये तो बाम सेब का धन्यवाद मैं देता हूँ कि बाम सेब जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके अंदर अपने महापुरुषों की विचारधारा को दिन प्रतिदिन प्रस्थापित करने का काम कर रहे हैं और अपना समय, पैसा, बुद्धि, हुनर लगाकर समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो यह लोग जो है, इसलिए तेजस्वी यादव और ये अखिलेश यादव यह संघर्षों से सत्ता नहीं पाए हुए हैं, इनको विरासत में मिली हुई है। संघर्ष करने लेकिन वाले देखो, माननीय लाभ। सबसे ज्यादा अगर वो अपने समाज का काम नहीं चला रहे, ललई सिंह यादव जी को सामने नहीं ला रहे, वो परशुराम को सामने ला रहे हैं, तो मतलब ललई सिंह यादव जी ने अगर वो होते, तो जैसे उन्होंने राम को खारिज किया, तो परशुराम क्या चीज थी उनके सामने? वो होते तो खारिज करते। अभी कौन खारिज करेगा इस चीज को? अभी 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 समाज हम की लोग जो है, गरिमा की बात। जी, समाज की गरिमा की बात है। तो अभी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाम सेब के माध्यम से पूरे भारत में अभी वर्क कर रहा है, और हमारे ललई सिंह यादव, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चाहे ज्योतिबा फूले, चाहे साहू जी महाराज की जो आइडियोलॉजी थी, जो चाहते थे, वो दिन रात कार्यक्रम लगाकर आपने देखा होगा। और आप लोग मीडिया से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि 100, 200, 1000, 2000 कार्यक्रम पूरे भारत में नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा को हाइड कर रही है और मनुवादियों की विचारधारा को हाईलाइट कर रही है। नहीं, इसलिए 100-200 पूरे दिन में कार्यक्रम करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो आपकी विचारधारा को लेकर हमारे लोग राजनीति करते, फिर हमारे लोगों को दूसरे की मतलब वहां से उधार लाके राजनीति करने की क्या जरूरत थी? जी। क्योंकि मनुवादियों के पास कोई, जैसे बुद्धिमत्ता की कोई विचारधारा नहीं है, वो मूर्ख बनाने की विचारधारा है। हमारे समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कि वो मूर्ख बन के उनकी विचारधारा को, क्योंकि देखिए, विचारधारा कोई भी हो, जिसका बार 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 प्रचार किया जाए एक ही बात को, तो वो झूठी बात भी सत्य साबित होती है। और सत्य बात का नाम न लिया जाए तो वह सत्य जो है दब जाता है। तो ब्राह्मण की यूपी में, कम से कम यूपी में ललई सिंह यादव के पुतले होने चाहिए थे, चौराहे पे नाम होने चाहिए थे, शहरों के नाम होने चाहिए थे। कब मतलब है, जिंदा है, हमारा इतिहास है, मूल पहचान है। तो मतलब हमारे बच्चों को वो जानकारी जाती, हमारे लोगों को वो मैसेज जाता कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने पाखंडवाद से हमें निकाला। अंत में जब बाबा साहब का आंदोलन चला, मतलब राम से तो निकल गए लेकिन कहीं भटके भी नहीं, फिर बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े, उन्होंने खुद बुद्धिज्म का स्वीकार किया। तो ये आंदोलन दिखने के लिए जो राजनीति करते हैं या जो समाज जागरूक होता है, तो कितने परसेंट ब्राह्मण होंगे जो अपना काम कर रहे हो? यादव समाज कितना होगा सर यूपी में? अब यादव जाति के तो यूपी में कहने के लिए तो अभी तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ही नहीं हुई, लेकिन इन लोगों के बताने के माध्यम से ब्राह्मण 3% है और यादव 8% से ऊपर है। पता पर चलना चाहिए। परशुराम के वंशज संगठित हैं, जी। चाहे वो द्विवेदी हो, पाड़े हो, दुबे हो, मिश्रा हो, चौबे हो, पदिया हो, चाहे कोई भी, मतलब ब्राह्मण एक वर्ण है, एक जाति है। और
वो जो है कि अपने आप को एक वर्ण और एक जाति बताता है, लेकिन अभी आप किसी यादव से भी पूछेंगी तो वो जाति में कहेगा कि हम ग्वाला हैं, हम धड़ोर हैं, हम पाल हैं, गडेरी हैं, हम जो है कि ये सब यादव की ही उपजातियां हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर ये जो मनुवादी लोग हैं, इनको फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति थी। और हमारे महापुरुष कभी जातीय चेतना को जो है कि उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने वर्गीय चेतना को तवज्जो दिया, जो कम्युनिटी को मानती है। मतलब वो कम्युनिटी को जागरूक करना चाहते थे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक जाति के महापुरुष दूसरे जाति के महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी थी उसको लेके चलते थे। लेकिन आज के डेट में आरएसएस ने रूट लेवल पे हमारे लोगों को अंधविश्वास में इतना फंसा दिया है, इतना फंसा दिया है कि हमारा ही भाई अगर उसको सही बात बताते हैं तो हमारा दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाता है। हम कहते हैं भाई तुम्हारे धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो कुप्रथा का विरोध कर रहे हैं, जो कुप्रथाएं हमारे ऊपर थोपी गई है, हम उसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट किए हैं। हमारे ऊपर थोपी गई जो कुप्रथाएं हैं उसको हम मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिस समय जब मनुस्मृति थी और सती प्रथा लागू थी तो किसी भी महिला को पुरुष के साथ जल के मरना पड़ता था, तो वो कुप्रथा थी। और कुप्रथा के अनुसार उस कार्य को किया जाता था। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई पर ये कुप्रथा पर जी। कानून बना के रोक लगाने की वजह से कुप्रथाएं समाप्त हुई। लेकिन ब्राह्मण आपने हमेशा यूपी में पेरियार मेला लगाया था, उसके वजह जी से उनको सरकार भी गंवानी पड़ी। बीजेपी ने जो है अलायंस जो था वो खत्म कर दिया। तो अभी जी पेरियार मेला लगेगा कि नहीं लगेगा यूपी में, या पेरियार शब्द को ही वहां से कट आउट किया जाएगा? जी। नहीं, इसमें तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हर संभव पेरियार मेला लगाने की कोशिश और पेरियार की जन्म जयंती अ, हर संभव तक हम लोग जो है कि हर क्षेत्र में मनाई जानी चाहिए, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इस पे वर्क भी कर रहे हैं हम लोग कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा समाज में कैसे स्थापित हो, उस पे काम किया जा रहा है, संगठनात्मक तरीके से काम किया जा रहा है और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। जी। आखिरी बात करते हुए कि क्या ललई सिंह जी ने अपने समाज को संदेश दिया था, क्या करने के लिए बोला था, और समाज क्या सच में वैसा ही कर रहा है? जी। ललई सिंह यादव ने समाज को ये संदेश दिया था कि समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, समाज में समता और भाईचारा निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी जवानी जिंदगानी, अपनी पेंशन, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अपनी बीवी को तक कुर्बान कर दिया उन्होंने। जी। तो जब हमारे उनकी डेथ हुई हमारे तो महा उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बहुत जल्द उनकी वाइफ गुजर गई थी। फिर भी उन्होंने कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं शादी करता हूँ तो शादी को मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा काम करना चाहिए उसके तरफ। तो अपनी पूरी ज़िंदगी भी दी। जी बोलिए, आगे बोलिए। जी, तो इसलिए जो है कि हम लोग इन महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर अपना भविष्य चाहते हैं और अपना हित चाहते हैं तो मैडम मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के बताना चाहता हूँ कि जी। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं इस बच्चे को अपने बेटे से अधिक प्यार करता हूँ, जी। लेकिन जिस दिन प्रॉपर्टी और संपत्ति देने की बात आती है तो उसका बेटा कितना ही नालायक हो, संपत्ति अपने ही बेटे को देता है।
तो माननीय अखिलेश यादव अगर परशुराम की विचारधारा को मान रहे हैं तो उनको ये ये उनकी गलतफहमी है कि परशुराम के वंशज उनको एक्सेप्ट करेंगे। ये उनकी गलतफहमी है, जी। क्योंकि जो परशुराम के वंशज हैं वो अपने बाप को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के वो आपको विरासत नहीं देने वाले हैं। जब भी विरासत मिलेगी तो आपके अपने महापुरुषों की विरासत ही आपको मिलने वाली है। जी। आप चाहे आज अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए काम करो या उनकी जो मनुवादी हैं उनके लात खाने के बाद उनकी विचारधारा को फॉलो करो, या तो हालात आप देख ही रही हैं कि हालात कितने खराब है, बद से अगर बदतर है मैं हालात। एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वो ललई सिंह जी की विरासत पे चलते काम करते तो क्या जब वो मुख्यमंत्री के बाद मतलब जब बंगला छूटता तो उनका शुद्धिकरण करने की हिम्मत या ताकत मनुवादी लोगों में, ब्राह्मणवादी लोगों में होती सर? कि भाई अगर वो अपनी विरासत पे चलते, क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो ऐसे लोग करते जो सामने होते, जो राजनीति में होते, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते। उनके जी दिमाग में जो कहानी गढ़ी गई कि भाई हम आप कृष्ण के वंशज हो और कृष्ण क्या करता है तो गरीब ब्राह्मण के पैर धोता है, तो पूरे यादव समाज ने क्या करना चाहिए, तो हमेशा चाहे वो बड़ा बने छोटा रहे लेकिन उसने ब्राह्मण के पैर धोना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और वही चीज मतलब हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है अगर वो ढोएगा तो उनके अपमान के साथ साथ समाज का भी अपमान होता है। जी। जी जी। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश एक इटावा जिला है जहां से अखिलेश यादव का होम डिस्ट्रिक्ट है। और अखिलेश यादव के जिला में एक जो मनुवादी का प्रचार कर रहा था, जो यादव एक यादव कथावाचक था, उसका जो है कि उसका जो है कि चोटी काटा गया और चोटी काटने के बाद उसको गाय के मूत्र से तो कुर्सी धोई गई। तो ये कुछ कम अपमान था समाज का, यादव समाज का। लेकिन जो भी स्वाभिमानी यादव होगा वो ब्राह्मणों को, वो एक ब्राह्मणी थी, वो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि उसके मूत्र से उसके ऊपर छिड़का गया, मतलब उसको पेशाब छिड़का गया उसके ऊपर, उसको शुद्ध किया गया। उसके बाद भी यादव का भारत में स्वाभिमान। यादव को शुद्ध करने के लिए अभी ब्राह्मणी औरत का मूत्र मार्केट में आया है। जी। तो अभी ये जो है कि अब हमारे यादव लोगों का स्वाभिमान कब तक जागरूक होगा? हम लोग तो अपना समय पैसा बुद्धि उधर लगा के लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। तो पहले जो हमारी बातें सुनने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, तो आज के डेट में वर्तमान परिस्थिति में उनको जो है, मैं इटावा के जो यादव जी कथावाचक का जो है कि जो ब्राह्मणी का जो है कि मूत्र से शुद्ध किया गया, तो जो बुद्धिजीवी यादव हैं वो बड़े पैमाने पे मनुवाद को छोड़ने के लिए तैयार है। जी। बस उनको जो है कि एक पैरेलल व्यवस्था चाहिए। क्योंकि हमारे लोग जो है, ब्राह्मणों ने कभी भी जो अपनी व्यवस्था चलाई वो उनकी व्यवस्था 100% नहीं थी। उन्होंने हमारे जो बुद्धा से लेके और जो मान्यवर कांसी राम साहब तक आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन जो हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे कोई पर्व होता था हमारे, तो हमारे पर्व में उन्होंने घुसपैठ किया और हमारे महापुरुषों की हत्याएं की, और हत्या करने के बाद उनको त्योहार का रूप दिया और त्योहार के माध्यम से हमारे समाज में अपनी विचारधारा को स्थापित किया जी। ब्राह्मणों ने। ये थे तो इसकी शैलेंद्र वजह से। जी जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि भाई उन्होंने पाखंडवाद जो है, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, गैर बराबरी, इसके खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में अगर किसी ने आंदोलन चलाया तो वो ललई सिंह यादव है, रामस्वरूप वर्मा है, कुशवाहा जी है। ऐसे तमाम लोग रहे हैं लेकिन उन तमाम लोगों को उत्तर भारत ने जगह नहीं दी जितनी जगह देनी चाहिए थी। और उसका नतीजा ये हुआ
कि गाय के गोमूत्र के बाद अभी ब्राह्मणी महिला का गोमूत्र लाया गया, ये हमारे महापुरुषों के साथ बेईमानी का द्योतक है। तो जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जिनको सम्मान भी मिला है, पेरियार जो है, जैसे ये एक पदवी होती है, तो ललई सिंह यादव जी को भी उत्तर भारत की पेरियार मतलब महामानव ये पदवी मिली। उसके बाद उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, राष्ट्रीय सम्मान मिला, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, राष्ट्रीय संपादन पुरस्कार, राष्ट्रीय संप्रेषण पुरस्कार, राष्ट्रीय संसद सेवा पुरस्कार। इतने पुरस्कारों से नवाजा गया हमारा महापुरुष। आज अगर तुम अपने महापुरुषों को जगह नहीं दोगे तो हमारे लिए भी जगह नहीं रहेगी। हम क्रांति की आवाज़ के माध्यम से 114वीं जन्म जयंती के अवसर पर बहुत कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। आपने यहाँ आकर हमें जानकारी दी, उनके बारे में बात की। शायद हमारे महापुरुष हमारे बारे में सोच रहे होंगे, अगर होते तो सोचते कि मैंने जिनके लिए इतना बड़ा त्याग, बलिदान, समर्पण किया, वो निकम्मे लोग खुद के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, कम से कम खुद के लिए सम्मान नहीं हासिल कर रहे, लेकिन शैलेश यादव जी जैसे लोग अपने समाज में, पूरे बहुजन समाज में काम करके वो हासिल करना चाहते, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने यहाँ पे आकर हमसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने क्रांति की आवाज चैनल पर हमें बोलने का अवसर दिया और हमारे महापुरुषों को बताने का और दिखाने का काम किया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं आपका।